स्वागत है। आज हम एक बेहद चर्चित किताब परमाणु आदतें यानी एटॉमिक हैबिट्स के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं जो बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे लगभग अदृश्य लगने वाले कदम भी हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और किताब का जो एक सेंट्रल आइडिया है वो तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, कि आदतें आत्मसुधार का चक्रवृद्धि ब्याज हैं। सही। जैसे थोड़े से पैसे लगातार इन्वेस्ट करने पर समय के साथ बड़ी रकम बन जाते हैं। बिल्कुल। वैसे ही हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें लंबे समय में कमाल के नतीजे दे सकती हैं। ये सोच ही अपने आप में कितनी पावरफुल है। तो चलिए लेखक जेम्स क्लियर के दिए गए सिद्धांतों और टेक्निक्स को समझते हैं। देखते हैं कि ये स्रोत हमें अपनी आदतों को बेहतर बनाने के लिए कौन से प्रैक्टिकल तरीके सिखाते हैं। आइए इस विषय की तह तक चलते हैं। ओके। तो शुरुआत होती है एक ऐसे विचार से जो हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक कदम उठाना होगा। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन लेखक कहते हैं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बस हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने पर फोकस करना है। सुनने में कितना मामूली लगता है ना। हाँ, ये 1% का आंकड़ा पहली नजर में शायद उतना इंप्रेसिव ना लगे, पर यहीं पर वो कंपाउंडिंग वाला प्रिंसिपल काम करता है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है तो 1 साल के अंत तक वो अपनी शुरुआती स्थिति से लगभग सोचिए 37 गुना बेहतर हो सकता है। ओहो, 37 गुना। हाँ, और इसके उलट रोज 1% खराब होना उसे लगभग 0 पर ले आएगा। बाप रे। तो ये दिखाता है कि छोटे लगातार सुधारों की शक्ति कितनी जबरदस्त है। सही कहा। ये रातों रात सक्सेस वाली बात नहीं है, बल्कि धीमी स्थिर प्रगति की अहमियत बताता है। बिल्कुल। 37 गुना, ये वाकई सोचने का नजरिया बदल देता है। इसका मतलब है कि हमें रोजाना की छोटी जीत और छोटे सुधारों को कम नहीं आंकना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर सवाल ये उठता है कि भाई ये रोज का 1% सुधार आएगा कहाँ से? इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? हाँ, ये अच्छा सवाल है। और यहीं पर लेखक एक बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं जिसे वो व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम कहते हैं। 4 नियम, ओके। ये नियम असल में आदतें बनाने या तोड़ने की पूरी प्रोसेस को समझने और उस पर काम करने का एक टूल किट है। अच्छा। और ये साइकोलॉजी पर बेस्ड है, बताते हैं कि आदतें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है संकेत, क्यू। इसे स्पष्ट करें। स्पष्ट करें मतलब जो आदत आप डालना चाहते हैं उसकी याद दिलाने वाली चीज को बिल्कुल सामने साफ रखें। अच्छा, जैसे अगर रोज सुबह विटामिन की गोली लेनी है तो उसे किचन काउंटर पर वहां रखें जहां आप सुबह सबसे पहले पानी पीते हैं। या अगर रोज रात को किताब पढ़नी है तो किताब को तकिए के पास रख दें। ओके। लक्ष्य है कि संकेत इतना साफ हो कि नजरअंदाज करना मुश्किल हो। बिल्कुल। ये इस बात पर आधारित है कि हमारा दिमाग लगातार अपने आसपास के माहौल से संकेत लेता रहता है ना। एग्जैक्टली। जब आप संकेत को क्लियर और विजिबल बनाते हैं तो आप जानबूझकर अपने दिमाग को उस आदत की तरफ डायरेक्ट कर रहे होते हैं। सही। ये पहला कदम है जो आदत के पूरे चक्र को शुरू करता है। इसे आसान बनाने से शुरुआत करना आसान हो जाता है। ठीक है, संकेत स्पष्ट हो गया। अब दूसरा नियम है ललक, क्रेविंग। इसे आकर्षक बनाइए। आकर्षक मतलब मजेदार बनाए? हाँ, एक तरह से। इसका मतलब है कि आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो आपको पसंद हो ताकि उसे करने की इच्छा पैदा हो। अगर कोई काम उबाऊ लगता है तो उसे मजेदार बनाने का तरीका ढूंढना होगा। इसका कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी को कसरत करना पसंद नहीं, पर उसे अपने पसंदीदा टीवी शो देखना बहुत पसंद है। हाँ, ये बढ़िया उदाहरण है। वो व्यक्ति ये नियम बना सकता है कि वो अपना फेवरेट शो सिर्फ तभी देखेगा जब वो ट्रेडमिल पर चल रहा हो। अरे वाह! इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। एक काम जो आप करना चाहते हैं, शो देखना, उसे उस काम से जोड़ देना जो आपको करना चाहिए, कसरत। अच्छा। इससे कसरत की ललक बढ़ जाती है क्योंकि वो पसंदीदा एक्टिविटी से जुड़ गई है। ये डोपामाइन को हमारे फेवर में इस्तेमाल करने जैसा है। ये तो काफी स्मार्ट तरीका है वाकई। तो संकेत स्पष्ट हो गया, ललक आकर्षक बन गई। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। इसे आसान बनाइए। हाँ, आदत डालने के रास्ते में आने वाली रुकावटों को कम करना, फ्रिक्शन कम करना। कोई भी आदत शुरू करना जितना आसान होगा उतना ही ज्यादा हम उसे करेंगे। सही। लेखक यहाँ पर 2 मिनट का नियम सुझाते हैं। 2 मिनट का नियम, ये क्या है?
इसका मतलब है कि किसी भी नई आदत को इस तरह से शुरू करें कि उसे पूरा करने में 2 मिनट से ज्यादा ना लगे। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, जैसे रोज 1 घंटा पढ़ना है के बजाय शुरू करें रोज रात को बस 1 पन्ना पढ़ना है। अच्छा। या रोज सुबह 30 मिनट योगा करना है के बजाय सिर्फ योगा मैट बिछाना है। ओ, सिर्फ मैट बिछाना। हाँ, लक्ष्य ये है कि शुरुआत इतनी आसान हो कि आप उसे न कह ही ना पाएं। हाँ। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो अक्सर आप उससे ज्यादा ही कर लेते हैं। हाँ, ये होता है। ये शुरुआती एक्टिवेशन एनर्जी या आलस को खत्म करने का तरीका है। ये वाकई रुकावट कम करता है। शुरुआत करना ही अक्सर सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो ये तीसरा नियम हो गया। और चौथा? चौथा और आखिरी नियम है इनाम, रिवॉर्ड। इसे संतोषजनक बनाइए। संतोषजनक, सैटिस्फाइंग। हाँ, जब हम कोई काम पूरा करते हैं और हमें तुरंत कोई संतुष्टि मिलती है तो हमारा दिमाग उस व्यवहार को भविष्य में दोहराने के लिए मोटिवेट होता है। तो इसका मतलब है कि हमें खुद को इनाम देना चाहिए, जैसे कोई आदत पूरी करने पर चॉकलेट खाना या कुछ ऐसा। जरूरी नहीं कि इनाम हमेशा बाहरी या बड़ा हो। अच्छा। इनाम का मतलब है तत्काल संतुष्टि का एहसास। ये उतना सिंपल भी हो सकता है जितना कि अपनी आदत को ट्रैक करने वाले कैलेंडर पर एक बड़ा सा क्रॉस लगाना। हाँ हाँ। वो क्रॉस देखना अपने आप में एक छोटा इनाम है जो दिखाता है कि आपने अपना काम पूरा किया है। सही। या किसी ऐप में अपनी प्रोग्रेस देखकर मिलने वाली खुशी। हाँ। महत्वपूर्ण ये है कि इनाम तत्काल मिले, क्योंकि हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि को भविष्य के बड़े इनाम से ज्यादा तवज्जो देता है। राइट। ये चारों नियम स्पष्ट संकेत, आकर्षक ललक, आसान प्रतिक्रिया और संतोषजनक इनाम मिलकर एक फीडबैक लूप बनाते हैं जो आदतों को ऑटोमेटिक करने में मदद करता है। ये 4 नियम तो आदतें बनाने का एक तरह से विज्ञान लगते हैं। हाँ, काफी हद तक। लेकिन अब बात और भी गहरी होती है। जैसा मुझे समझ आ रहा है, लेखक सिर्फ क्या करना है पर नहीं रुकते, वो कौन बनना है पर जोर देते हैं। हाँ। ये पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का विचार है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिर्फ नतीजों यानी आउटकम्स पर फोकस करने के बजाय, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, हाँ। अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी पर फोकस करना चाहिए। आइडेंटिटी पर? हाँ, यानी ये सोचना कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ या मुझे ये किताब खत्म करनी है के बजाय सोचना कि मैं एक पाठक हूँ। ओह, ये तो बड़ा शिफ्ट है सोचने में। हाँ, ये बदलाव दिखने में छोटा लग सकता है पर इसका असर बहुत गहरा है। स्रोत बताते हैं कि व्यवहार परिवर्तन के 3 लेवल होते हैं: परिणाम बदलना, प्रक्रिया बदलना और पहचान बदलना। अच्छा। ज्यादातर लोग परिणाम बदलने पर ध्यान देते हैं, लेकिन सबसे टिकाऊ बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। जब आप खुद को एक खास तरह के व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं, एक धावक, एक लेखक, एक ध्यान करने वाला, हाँ। तो आप उन कामों को स्वाभाविक रूप से करने लगते हैं जो उस पहचान से जुड़े होते हैं। सही। आदतें तब बाहरी मजबूरी नहीं रहती, बल्कि आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। वाह। आप वो काम इसलिए नहीं करते कि आपको करना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही हैं। ये तो सोच को पूरी तरह पलट देता है। मतलब आप लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहे, आप अपनी पहचान जी रहे हैं। और इस पहचान को जीने में शायद हमारा आसपास का माहौल भी मदद करता होगा। किताब में वातावरण के महत्व, एनवायरनमेंट डिजाइन पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लेखक का तर्क है कि हमारा माहौल अक्सर हमारे विल पावर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। अच्छा। हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में हैं। हाँ। हम सोचते हैं कि हम अपनी आदतों को नियंत्रित करते हैं, पर कई बार हमारा माहौल हमें नियंत्रित कर रहा होता है। अच्छी खबर ये है कि हम अपने माहौल को डिजाइन कर सकते हैं। कैसे? किताब में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं ना? बिल्कुल। जैसे अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो सुबह ही पानी की कई बोतलें भरकर घर या ऑफिस में अलग अलग जगहों पर रख दें। ठीक है, विजिबल हो गया। हाँ, अगर आप रात को फोन का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं तो सोने से 1 घंटा पहले उसे बेडरूम के बाहर चार्ज पर लगा दें। मुश्किल बना दिया। सही। अगर आप सेहतमंद खाना चाहते हैं तो फल और सलाद काटकर फ्रिज में सामने रखें और जंक फूड को या तो घर लाएं ही नहीं या कहीं छुपा कर रखें। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। ये माहौल को इस तरह बदलना है कि अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं। ये असल में पहले और तीसरे नियम का ही एक्सटेंशन है, संकेत को स्पष्ट करना और प्रतिक्रिया को आसान बनाना। बिल्कुल सही, लेकिन माहौल के संदर्भ में हम अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भरता कम करके अपने माहौल को अपना साथी बना सकते हैं। हाँ, ये एक तरह से आर्किटेक्चर का इस्तेमाल है अपने व्यवहार को बदलने के लिए, एक अदृश्य आर्किटेक्चर
जो हमारे निर्णयों को धीरे धीरे प्रभावित करता है। माहौल की बात हो गई, आदत को आसान बनाने की भी। लेकिन क्या आदत हमेशा आसान ही होनी चाहिए? क्या इसमें कोई चुनौती नहीं होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इस पर गोल्डीलॉक्स रूल की बात आती है। हाँ, गोल्डीलॉक्स रूल ये कहता है कि इंसान उस काम को करने के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होता है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं की सीमा पर हो। मतलब काम न तो इतना आसान हो कि बोरियत होने लगे और ना ही इतना मुश्किल कि निराशा हाथ लगे, फ्रस्ट्रेशन हो। अच्छा, एक सही लेवल की चुनौती। एग्जैक्टली। चुनौती का एक जस्ट मैनेजेबल डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए। तो इसका आदतों से क्या लेना देना है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप किसी आदत में बेहतर होते जाते हैं, आपको धीरे धीरे उसकी मुश्किल थोड़ी बढ़ानी चाहिए ताकि आपकी दिलचस्पी बनी रहे। ओके। अगर आप रोज 10 पुशअप आसानी से करने लगे हैं तो शायद अब 12 या 15 करने का समय है। अगर आप रोज 2 मिनट ध्यान आसानी से कर लेते हैं तो शायद अब 3 या 4 मिनट का लक्ष्य रखें। ठीक है। ये छोटी छोटी बढ़ोतरी आपको व्यस्त रखती है, प्रगति का एहसास कराती है और बोरियत से बचाती है। ये प्रेरणा बनाए रखने का एक तरीका है। ये संतुलन साधना महत्वपूर्ण है, वरना आदत छूट सकती है। हाँ। और अपनी प्रगति पर नजर रखने के लिए किताब क्रैकिंग के महत्व पर भी जोर देती है। अपनी आदतों का हिसाब रखना क्यों जरूरी है? ट्रैकिंग के कई फायदे हैं। पहली बात, ये आदत को और स्पष्ट नियम 1 और संतोषजनक नियम 4 बनाती है। हाँ, वो क्रॉस लगाने वाला पॉइंट। हाँ, हर बार जब आप कैलेंडर पर क्रॉस लगाते हैं या ऐप में एंट्री करते हैं तो ये एक छोटी जीत का एहसास कराता है। सही। दूसरी बात, ये आपको ईमानदार रखती है। आप देख सकते हैं कि आप कब अपनी लय बनाए रख रहे हैं और कब चूक रहे हैं। डोंट ब्रेक द चेन वाली बात। बिल्कुल। वो श्रृंखला को न तोड़ने की रणनीति इसी पर आधारित है। लगातार कई दिनों तक आदत निभाने का विजुअल रिकॉर्ड आपको उसे जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। और ट्रैकिंग का एक और मनोवैज्ञानिक फायदा भी है शायद। हाँ, बिल्कुल। ये हमें इस बात का सबूत देती है कि हम प्रगति कर रहे हैं। राइट। जब हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, भले ही धीरे धीरे, तो हम प्रेरित महसूस करते हैं। ट्रैकिंग उस प्रगति को ठोस बनाती है। हाँ, दिखता है कि कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये मोटिवेशन का सोर्स भी है। तो हमने अच्छी आदतें बनाने के सारे पहलू समझ लिए। 1% सुधार, 4 नियम, पहचान, माहौल, सही मुश्किल और ट्रैकिंग। लेकिन बुरी आदतों का क्या? हाँ, ये भी जरूरी है। क्या ये सिद्धांत उन्हें तोड़ने में भी मदद करते हैं? बिल्कुल। किताब का एक और शक्तिशाली पहलू ये है कि ये बुरी आदतों को तोड़ने के लिए भी उन्हीं 4 नियमों का इस्तेमाल करने का तरीका बताती है, बस उन्हें उल्टा करके। ओह, उन्हीं नियमों को उल्टा करके। हाँ, ये दिखाता है कि ये फ्रेमवर्क कितना कंप्लीट है। कैसे, जरा बताएं। जैसे अच्छी आदत के लिए संकेत को स्पष्ट करना था, बुरी आदत के लिए संकेत को अदृश्य करें। अदृश्य, छुपा दें। हाँ, अगर आप टीवी देखते हुए बहुत ज्यादा स्नैक्स खाते हैं, हाँ। तो स्नैक्स को किचन में किसी ऊंची शेल्फ पर पीछे रख दें, संकेत नजर ही ना आए। ओके। अच्छी आदत के लिए ललक को आकर्षक बनाना था, बुरी आदत के लिए उसे अनाकर्षक बनाए। अनाकर्षक कैसे? धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, हाँ। तो उसके सभी नेगेटिव परिणामों की लिस्ट बनाकर रोज पढ़ें। बीमारी, पैसे की बर्बादी, बुरी गंध, उसे याद दिलाएं कि कितना बुरा है। माइंडसेट शिफ्ट। फिर अच्छी आदत के लिए प्रतिक्रिया को आसान बनाना था, बुरी आदत के लिए उसे मुश्किल बनाएं। मुश्किल। हाँ, अगर आप अपना फोन बार बार चेक करते हैं तो उस पर कई सारे पासवर्ड लगा दें या उसे हर बार इस्तेमाल के बाद ड्रॉर में बंद कर दें। फ्रिक्शन बढ़ा दें। अच्छा। और अच्छी आदत के लिए इनाम को संतोषजनक बनाना था, बुरी आदत के लिए उसे असंतोषजनक बनाएं। असंतोषजनक, पनिशमेंट जैसा। हाँ, एक तरह से। जैसे आप हर बार जब कोई बुरी आदत करें, जैसे बिना वजह फोन देखना, तो अपने दोस्त को 10 रुपए देने का नियम बनाएं। ये छोटी सी सजा या असुविधा उस व्यवहार को कम आकर्षक बनाती है। ये तो कमाल है, मतलब वही 4 नियम बस उलट दिए। हाँ, ये दिखाता है कि आदतें कैसे बनती हैं और कैसे तोड़ी जा सकती है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सही। इन नियमों को समझकर हम जानबूझकर अपनी अच्छी आदतों को पोषित कर सकते हैं और बुरी आदतों की जड़ें कमजोर कर सकते हैं। ये नियंत्रण वापस अपने हाथ में लेने जैसा है। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर हम पूरी किताब पर एक नजर डालें तो स्रोत इसकी कुछ खूबियों और शायद कुछ सीमाओं का भी जिक्र करते हैं। हाँ, करते हैं। मुख्य रूप से इसकी व्यवहारिकता की बहुत तारीफ की जाती है। हाँ, ये सिर्फ थियरी नहीं बताती, बल्कि कदम दर कदम निर्देश देती है। इसका वैज्ञानिक आधार
और सरल भाषा भी इसकी ताकत है। बिल्कुल। और इसमें दिए गए वास्तविक जीवन के उदाहरण भी इसे भरोसेमंद बनाते हैं। पाठक जुड़ पाते हैं उनसे। हाँ। वहीं कुछ पाठक महसूस कर सकते हैं कि कुछ विचार, खासकर जो कोर सिद्धांत हैं, वो किताब में कई बार दोहराए गए हैं, रिपीटिशन है थोड़ा। अच्छा। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसका फोकस मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्तर पर आदतें बदलने पर है। हाँ, इंडिविजुअल हैबिट्स पर। ये टीम, समुदाय या संगठनों में आदतें बदलने पर ज्यादा विस्तार से बात नहीं करती। हालांकि सिद्धांत शायद वहां भी लागू हो सकते हैं। ये सिर्फ एक अवलोकन है, आलोचना नहीं। समझ गया। और अंत में एक विचार जो पूरी किताब के दर्शन को समेटता है, एक शक्तिशाली कोट। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी प्रणालियों या सिस्टम्स के स्तर तक गिरते हैं। हाँ, ये बहुत पावरफुल लाइन है। तो इसका असली मतलब क्या है? गहराई क्या है इसमें? इसका गहरा अर्थ ये है कि सिर्फ इच्छा शक्ति, मोटिवेशन या बड़े लक्ष्य तय कर लेना काफी नहीं है। ये सब चीजें आती जाती रहती हैं, मूड पे निर्भर करती हैं। सही। असली बदलाव तब आता है जब हम भरोसेमंद सिस्टम बनाते हैं, ऐसी प्रक्रियाएं और माहौल जो अच्छी आदतों को लगभग ऑटोमेटिक बना दें। सिस्टम। हाँ, जब मोटिवेशन कमजोर पड़ती है या जब हम थके होते हैं, तब ये सिस्टम ही हमें सही रास्ते पे बनाए रखते हैं। अच्छा। सफलता अंतिम लक्ष्य से उतनी नहीं मिलती जितनी उस दैनिक प्रक्रिया या सिस्टम से मिलती है जो हमें उस लक्ष्य की ओर ले जाती है। तो फोकस गोल पर नहीं, सिस्टम पर होना चाहिए। एग्जैक्टली। फोकस लक्ष्य से ज्यादा उस सिस्टम पर होना चाहिए जो उस लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो कुल मिलाकर परमाणु आदतें हमें सिखाती हैं कि स्थायी बदलाव बड़े क्रांतिकारी कदमों से नहीं आता, नहीं, बल्कि छोटे लगातार सुधारों और उन सुधारों को संभव बनाने वाले सही सिस्टम से आता है। बिल्कुल। तो माहौल को डिजाइन करने के साथ जोड़ते हैं तो ये और भी प्रभावी हो जाता है। सही कहा, ये सब मिलकर काम करते हैं। यहाँ एक बात सोचने लायक है। जैसा कि हमने बात की, ये किताब ज्यादातर व्यक्तिगत आदतों पर केंद्रित है। हाँ। लेकिन क्या इन सिद्धांतों को, जैसे माहौल बनाना, 1% सुधार पर ध्यान देना, प्रगति ट्रैक करना या यहाँ तक कि पहचान का विचार, क्या इन्हें एक सामूहिक स्तर पर, जैसे किसी टीम, परिवार या संगठन में लागू किया जा सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाली बात है। क्या एक समूह की भी अपनी आदत प्रणाली हो सकती है जिसे बेहतर बनाया जा सके? बिल्कुल हो सकती है। टीम कल्चर, संगठनात्मक आदतें, ये सब हैं तो शायद इन्हीं सिद्धांतों से उन्हें भी बेहतर बनाया जा सकता है। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है कि कैसे ये व्यक्तिगत विकास के सिद्धांत सामूहिक बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ। शायद आज की चर्चा सुनने वाले इसी पर विचार करें। ऐसा कौन सा छोटा सिस्टम है जिसे वो आज बना सकते हैं, चाहे अपने लिए या किसी समूह के लिए, जो इन विचारों पर आधारित हो? हाँ, ये एक अच्छा टेक अवे हो सकता है। आज की इस गहन चर्चा के लिए बस इतना ही।